स्वागत है अधिकारी जीएस में। इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स देखेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो में इसी का जो है, जो न तो पूरा आधुनिक भारत है न पूरा ही मिडवल है, उसके बीच एक कहानी जो थी, एक घंटे के 1.5 घंटे की कहानी टाइप का उसमें दिया गया है, तो वो भी इसी में बात की गई है। मगर इसमें क्रैश कोर्स है, फैक्चुअल टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है इसमें पूरी तरीके से कहानी रूप में अगर देखना होगा तो आप उसको पिछली वाली वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखते हैं, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन के कारण क्या क्या थे। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं, ये यूरोपीय लोग आए हैं भारत में, उसका कारण क्या क्या था। तो पहला इसमें यूरोपीय आगमन के कारण में पहला है कि यूरोप में सामंती प्रथा का चलन था, बहुत ज़्यादा सामंतवादी व्यवस्था थी वहाँ पे। धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। ठीक है, तो सामंती का पतन होने लगा, सामंतों का पतन हो गया। जो सामंतों का पतन हुआ तो राष्ट्रों का उदय हुआ, वहाँ पे राष्ट्र और राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद में वाणिज्यवाद और बाजारों की आवश्यकता हुई। तो जो भी सामान थे वहाँ पे उसको बेचने के लिए वाणिज्यवाद के चक्कर में उन्होंने बाजार को ढूंढना शुरू किया। अगला वस्त्रों और मसालों सहित भारत की कीमती वस्तुओं की खोज। तो वस्त्रों और मसालों सहित भारत की जो कीमती वस्तुएं उनकी खोज हुई। खोज का मतलब ये था कि इन पहले से व्यापार होता था। अरब जो थे, देखिए भारत का सीधा व्यापार नहीं था यूरोप में। तो जो पश्चिमी यूरोप था वहाँ पे जो पूरा भारत के निवासी नहीं जाते थे, वो अरब मीडिएटर थे इसमें। अरबी जो थे, अरबी लेके जाते थे यहाँ से, फिर अरब से अपने देश से, फिर वो पैदल रास्ते से फारस होते हुए, सीरिया होते हुए तुर्की होते हुए यूरोप में घुसते थे। और वहाँ पे वो लोग भारत का जो मसाला था और ये सब चीज़ें थी, कपड़ा था और जो हस्तशिल्प था जो बहुत उच्च क्वालिटी का था, इसको ये लोग ले जाके जो हमारे ये मध्य एशिया वाले हैं, मध्य एशिया का मतलब कि पश्चिमी एशिया वाले, जिसमें कौन शामिल है, तो जिसमें अरबी लोग शामिल हैं। और अरबी जो थे भारत से व्यापार करते थे, भारत से सामान खरीद के अरब वाले और उसको लेकर जाते थे अपने यहाँ, और अपने यहाँ से यूरोप में बेचते थे उसको, ठीक, बहुत मुनाफा कमाते थे लोग। तो ये बात थी। तो अरब व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ते हुए भारत के साथ सीधा व्यापार नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा जो थी, यूरोपियों को आगमन का कारण में से एक थी। वो चाहते थे कि सीधे हम जाके भारत से ही व्यापार करें, बीच में इनको क्या है, हम कमीशन दें। ठीक है, तो ये बात थी। अगला है समुद्री मार्गों की खोज और आविष्कार हुआ। समुद्री मार्गों की खोज और आविष्कार, तो कारण समझ में आया होगा, क्यों कारण आना चाहते थे यूरोपीय आगमन के, क्यों, उसका कारण क्या था, क्यों आए वो लोग। तो बाजार ढूंढने के लिए आए थे, मसालों सहित उच्च क्वालिटी कपड़ों के लिए भी आए थे वो लोग। और अरब व्यापारी जो कि भारत से सामान ले जाकर यूरोप में बेचते थे, उनका जो एकाधिकार था उनको तोड़ने के लिए वो सीधा भारत से व्यापार करना चाहते थे। कौन, तो यूरोपीय लोग। ठीक है, तो व्यापार करने के कारण, हम व्यापार करने की वजह से भारत आए थे। और भारत के राजा महाराजा को देख लिए कि वो सब आपस में लड़ रहे हैं, तो वो सोचे कि चलो क्यों नहीं यहाँ पे हम आके अपना ही शासन चलाने लगे। तो अपना शासन चलाए वो लोग 200-300 साल तक। ठीक है, 2-2.5 साल तक, 200-250 साल समुद्री मार्ग की खोज हो गई और आविष्कार भी हुआ। तो आविष्कार किसका हुआ, तो क्या जो होता है, कंपास होता है, कंपास का आविष्कार हुआ था, जो दिशा सूचक यंत्र का। तो भारत के व्यापारी मार्गों पर अरबों का वर्चस्व था। तो जैसे पहले जो थे, अब देखेंगे तो यूरोप से, तो दिखा दें कि फिर दिखाई देते हैं, रुकिए। तो यहाँ पे देखिए, तो जो यूरोपी थे यहाँ पे थे ये वाला, और अरब लोग जो थे ये वाले जितने वासी थे यहाँ के थे, ये लोग क्या करते थे, भारत से सामान लेके जाते थे। और तुर्की होते, ये तुर्की का रास्ता, ये मरमरा सागर से यहाँ से होते हुए यहाँ यूरोप में जाके लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो इनका एक अधिकार था, इधर के मार्केट पे इनका अधिकार था, क्योंकि इनका रूट जो है यूरोप से आना है, तो इनसे होके ही आप यहाँ इंडिया आ सकते हैं। पैदल रूट था, अभी समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि अरब वाले ले जाके यहाँ पे अपना कपड़ा, काली मिर्च, मसाला वगैरह सब बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, काफ़ी मुनाफा ये लोग कमाते थे। तो वो लोग क्या किए, जब भारत आने का कारण क्या था इनका, यूरोपियों का, कि ये लोग चाहते थे कि हम डायरेक्ट जाके सामान खरीदें और डायरेक्ट व्यापार करें, बीच बीच में बिचौलिया ना हो। ठीक है, और कारण ये था कि यहाँ के बीच में जो ये तुर्की वाला क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र में एक शासक आया, जैसे कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, तो यहाँ पे एक दूसरा शासक आया। इसने क्या किया कि अरबों के एकाधिकार को इसने समाप्त कर दिया। कहा कि इधर के जो लोग हैं इधर व्यापार नहीं करेंगे ना, इधर वाले इधर आएंगे। तो दोनों तरफ से उसने रोक दिया, बीच में ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ के लोग अब भाई, इनको जो काली मिर्च थी, जो मांस था, मीट था, मीट को संरक्षण में उसके साथ मिला के खाने में उनको बहुत अच्छा लगता था। उच्च क्वालिटी कपड़े मिलते थे, और हस्तशिल्प, उत्तम क्वालिटी के हस्तशिल्प जो थे, हस्तशिल्प भारत से जाते थे। तो इन लोगों को अब यहाँ सप्लाई रुक गई, तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि हम दूसरा रूट ढूंढते हैं, ये नहीं जाने दे रहा है। तो फिर ये रूट ढूंढने के लिए अब तरह तरह के लोगों को भेजेंगे ये लोग, और वो लोग भारत आएंगे और धीरे धीरे कंपनी का विस्तार होगा। तो ये पूरा मामला था। तो पहले जो व्यापार होता था रोड से होता था, तो यूरोप से पहले इसमें आते थे, फिर ये इधर जाते थे, इधर से ये अरबी वाले लोग जो थे भारत आते थे, यहाँ सामान खरीदा, फिर अपने यहाँ ले गए,
यहाँ पानी के जहाज से भी कभी कभी ले जाते थे, कभी कभी यहाँ से भी ले जाते थे, ये ईरान ईरान होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इधर से सीरिया, ये सब होते हुए, इधर जॉर्डन वगैरह इधर से होते हुए ये लोग पहुँचते थे। दो दो रूट था, कि इधर पानी वाले से इधर जाते थे अरब से, और इधर वाले पाकिस्तान होते हुए इधर से सीरिया उरिया होते हुए तब जाते थे यहाँ पे। तो इधर तो दो था, मगर यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे तुर्की के पास एक ही था। तो यहाँ पे जो कंट्रोल करेगा वो पूरा व्यापार पे कंट्रोल करेगा, पूर्वी एशिया से और यूरोप के बीच का व्यापार पूरा कंट्रोल करेगा। तो इस वजह से ये लोग दूसरा रूट ढूंढे इधर वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो पूरा ये मामला जो था समुद्री मार्ग की खोज और आविष्कार इसीलिए हुआ था क्योंकि ये भारत के व्यापारी मार्ग पे अरबों का वर्चस्व था। बाद में कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया तो उस समय दूसरे राजा आए तो उन्होंने अरबों के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। तो इसलिए यूरोप में आर्थिक प्रगति ने व्यापार मार्गों के लिए सक्रिय खोज का नेतृत्व किया। तो यूरोप में जो है आर्थिक प्रगति हो रही थी, जब सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई तो वहाँ आर्थिक प्रगति होने लगी। तो प्रगति में क्या किया कि इन्होंने खोज के लिए सक्रिय बनाया इनको। पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी, हेनरी द नेविगेटर कहते थे, हेनरी द नेविगेटर इसका पूरा कहते थे इसको। जो हेनरी जो था राजकुमार था पुर्तगाल का, भारत के लिए एक महासागर मार्ग खोजने की रुचि इसमें जागी। ठीक है, वार्थोलोम्पियो द्रियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। वास्को डिगामा जो था 1948 में सीधा मार्ग स्थापित कर लिया और भारत को पहुंच गया वास्को डिगामा। जमोरिन वाला जो मामला था भी, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो जो उसमें कहानी पूरी बताई गई है, तो उसमें अब पता चलेगा कि वो कैसे कैसे आया यहाँ पे। एक जो गुजराती एक आदमी था तो उसने उसका सहयोग किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, कालीकट पहुँचने के लिए। तो कालीकट पहुँचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया, हिंदू राजा ने। ठीक है, तो 1998 में उसने भारत को खोज लिया वास्को डिगामा ने। ठीक है, अब भारत की खोज हो गई है। अब वास्को डिगामा फिर जब वापस गया अपना पूरा सामान लेके, यहाँ से कार्गो लादा अपने जहाज में, फिर इसको जब ले गया तो जितना पैसा लगाया था, मान लीजिए पैसा 100 रुपया लगाया था, वहाँ जाने के बाद में 60 गुना कमाया इसका, मतलब 600 रुपया कमाया, मान लो 6,000 रुपया कमाया इससे। 100 रुपये का सामान में 6,000 रुपया कमाया, मतलब 60 गुना एक्स्ट्रा पैसा कमाया। वहाँ से लालच लोगों का बड़ा, फिर दोबारा वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया, जो अफ्रीका के पास है। अफ्रीका वाला क्षेत्र जो देखेंगे आप, अफ्रीका का क्षेत्र जो यहाँ पे, यहीं पे कोप ऑफ गुड होप है। ठीक है, यहीं से होते हुए ये भारत आया था। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। अब पुर्तगाली भारत में पहले यूरोपीय थे जो 1498 में ही आ गए थे। इससे पहले ये लोग काली मिर्च और इसका सब व्यापार करते थे, काली मिर्च खाते थे। इनको पता था कि जो है जो इस पूर्वी एशिया है उधर भारत पर प्रायद्वीप है, इंडोनेशिया इधर का क्षेत्र बहुत विकसित है, संसाधन बहुत ज़्यादा है। ये लोग, इनको पहले से पता था मगर रूट नहीं पता था। और इनके पे वर्चस्व था कि एकाधिकार किसका था, तो अरबों का एकाधिकार था कि ये जो है भारत से और इंडोनेशिया वगैरह से लोग पूरा मसाला ले, कपड़ा और सब कुल सब ले जाते थे और ले जाकर वहाँ ऊँचे दामों में बेचते थे। ठीक है, तो ये लोग डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था यूरोप वालों का भारत से। अब जो है यूरोपीय जो आया पहला पुर्तगाली आया तो उसने कनेक्शन पहुंचाया। तो वास्को डिगामा जो है 1998 में कालीकट पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत के पश्चिमी तट पर वाणिज्यिक बंदरगाह का निर्माण किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के पश्चिमी तट पे, तो भारत का जो पश्चिमी तट है ये वाला तट, तो यहाँ पे उसने ढेर सारे व्यापारिक बंदरगाहों का, वाणिज्यिक बंदरगाहों का निर्माण किया। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष हुआ। तो मालाबार तट जो है, ये वाला तट जो है मालाबार वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरब व्यापारी पहले से ही थे। हम बता रहे थे ना कि यहाँ से इस वाले क्षेत्र से लोग करके जाते थे यहाँ पे, अपने यहाँ सऊदी अरबिया पहुँचते थे लोग, और यहाँ से वो लोग काली मिर्च मसाला और हाथ से बने सामान, उत्तम क्वालिटी के चावल, ये सब लेके जाते थे लोग। तो यहाँ पे क्या था कि इसके वजह जब यहाँ पहुँचे सब पुर्तगाली, तो यहाँ पे क्या हुआ, अरब अरब भाई अब कोई पहले से बैठा है यहाँ पे, अपना मार्केट बनाया है, और कोई दूसरा अगर जाएगा यहाँ पे व्यापार करने के लिए तो झगड़ा तो होगा ही। तो वही झगड़ा हो रहा था इसमें, तो अरबों से झड़प हुई। तो मालाबार तट पे अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष हुआ, किसका, पुर्तगालियों का। ठीक है, पेड्रो अल्बारेज कैम्बरल का अभियान, कालीकट में कारखाना स्थापित हुआ और स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ इसमें। जब कारखाना स्थापित करा तो भाई लोग प्रतिरोध करेंगे ही, मगर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया पुर्तगालियों ने, और वहाँ पे अपना कंपनी बनाई। बॉम्बे से दमन और दीव तक भारत के तटीय क्षेत्र पे पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया था। यहाँ से लेकर दमन दीव से लेकर पूरा यहाँ तक इस वाले क्षेत्र पे पूरा पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया था एकदम। ठीक है, पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का प्रशासन, तो भारत में पुर्तगालियों का प्रशासन कैसा था, तो पुर्तगाली प्रभुत्व गोवा, मैंगलोर, किन्नौर, कोचीन, कालीकट तक फैला हुआ था। मतलब समझ रहे बात को, ये पूरा मुंबई वाले क्षेत्र से लेके, ये वाले क्षेत्र से यहाँ से लेके पूरा केरल तक, यहाँ तक इनका पूरा वर्चस्व जो है इनका फैला हुआ था। प्रमुख बंदरगाहों और सैकड़ों कस्बों और गांवों पर नियंत्रण कर लिए थे लोग। मसाला उगाने वाले क्षेत्र में स्थानीय राजाओं का प्रभाव या नियंत्रण था भी, स्थानीय राजा थे अपना नियंत्रण बनाए रखे थे। प्रशासनिक प्रभाव में गोवा में 22 रॉयल्टी, मोजाम्बिक में गवर्नरशिप और मलक्का में गवर्नरशिप जो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, पुर्तगाली प्रशासन भारत में, तो वायसराय ने 3 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। आय, कार्गो
और बेड़े के प्रेषण के प्रभारी बेडोरा दा फेजेंडा था, ठीक है, जो कि आय का लेखा जोखा रखता था। कार्गो जो था, जो कार्गो शिप थी, जहाज थी, उनको जो है उसको लादता था, उसको भेजता था, बड़ा सामान यहाँ से लाद के, और उसको केप ऑफ होप होते हुए इसको पुर्तगाल, वहाँ पुर्तगाल में और यूरोप में भेजा जाता था, ठीक है। किलों की कमान, जो किला बनाए थे लोग, किलों की कमान संभाली, संचार समस्याओं और व्यक्तिगत लाभ का सामना करना पड़ा इनको, पुर्तगाली प्रशासन को। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य में मोजाम्बिक, गोवा और मलक्का में विभाजित थे। तो इन्होंने मोजाम्बिक, मतलब कि समझ रहे हैं बात को आप, अफ्रीका के क्षेत्र मोजाम्बिक में लोग भी वहाँ भी कब्जा किए थे, गोवा पे कब्जा किए थे, और मलक्का जल संधि है वहाँ पे भी, मलक्का मतलब आगे इधर वाली जो जल संधि है, जो इंडोनेशिया वाली जल संधि है, वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था। 3 जगह ये लोग विभाजित थे। पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में आए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो पुर्तगाली गवर्नर, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो आया, तो पुर्तगाल के राजा 1505 में नामित गवर्नर, भारत में पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने के लिए मुस्लिम व्यापार को बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि वहाँ जो मुसलमानों का, अरबों का व्यापार है, उसको बर्बाद करो, ठीक है। और मिस्र के मामलुक सुल्तान के से खतरे और जमोरिन से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा किसको, तो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा को, ठीक है। 1507 में दीव में नौसेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली स्क्वाड्रन का विनाश हुआ, और ब्लू वाटर पॉलिसी जो कार्टर को लागू किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टर सिस्टम को लागू किया। और जो क्या था कि अजानदीवा और कोचीन के फोर्ट इमैनुअल जैसे किलों का किलाबंदी करने की सलाह दी इसने, किसने दी, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने दी, ठीक है। तो फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने ये सब पूरा सुझाव दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाया था, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया किसने, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने। और कार्टर सिस्टम भी इसी को कहते हैं, ये अकबर भी इसका ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टर सिस्टम को अपना लेना पड़ता था इनको भी, ठीक है। इतना मजबूत थे ये लोग यहाँ पे, नौसेना इनकी, कि ये लोग बहुत ही, नहीं तो लूट लेते थे ये लोग। अगर कार्टेज आपने ले लिया तो आपको ये गारंटी रहती थी कि आपको समुद्र में आपको कोई लूट नहीं पाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई भी लूट ले तो कोई गारंटी नहीं रहती थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी में अगर आपको पानी से अगर व्यापार करना है आपको, तो कार्टेज सिस्टम लेना ही अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और किलेबंदी करने की भी सलाह जो है अजानदीवा और कोचीन के फोर्ट इमैनुअल जैसे किलों की किलाबंदी करने की सलाह दी थी अल्मेडा ने। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, जहाज़ों के लिए एक अनुमानित प्रणाली स्थापित किया, अनुमति प्रणाली स्थापित की, और प्रमुख जहाज निर्माण केंद्र नियंत्रण कर लिया इसने। और 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया, जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण था, ठीक है। तो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था किसने, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया, जो सिकंदर महान के बाद पहला यूरोपीय नियंत्रण था। सिकंदर महान ने इससे पहले नियंत्रण किया था, उसके बाद पुर्तगालियों ने बीजापुर पर नियंत्रण किया था, समझ लीजिए। अपने शासनकाल के दौरान सती प्रथा का प्रतिबंध लागू किया था। तो ये पूछता है एग्जाम पे कि किस पुर्तगाली शासक ने, एक गवर्नर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया था, तो वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा, ये वाली बात जो है सती प्रथा वाली, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये वाला मामला याद रखिएगा। और ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने चलाया था, तो अल्मीडा ने चलाया था, ठीक है, अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो वही चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अगला आया, कौन आया, तो अगला जो आया शासक वो था नीनो द कुन्हा। तो इसने क्या किया, नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली होल्डिंग्स के प्रशासक के रूप में नियुक्त हुआ। पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो कोचीन से इसने गोवा स्थानांतरित कर दिया, ये भी याद रखिएगा, कोचीन से इसने गोवा स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। मुगल सम्राट हुमायूं के खिलाफ गुजरात के बहादुर शाह की सहायता की। तो इसमें गुजरात की मुगल सम्राट के खिलाफ जो था, गुजरात के बहादुर शाह की सहायता की, और बासेन द्वीप और दीव के में एक आधार प्राप्त किया। लेकिन हुमायूं के पीछे हटने के बाद संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हो गया,
हुगली में नागरिकों को स्थानांतरित करके बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाने का इसने लक्ष्य रखा था। ठीक है, ये पूरा मामला था इसका। अगला इसमें पॉइंट है कि धार्मिक नीति का जो पहलू था, भारत में पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी। तो धार्मिक नीति ये थी कि धार्मिक नीति का अवलोकन किया इन्होंने। तो पोप अलेक्जेंडर 6 ने एक पत्र जारी किया और जिसने भगवान से डरने वाले व्यक्तियों को कैथोलिक धर्म के निर्देश देने की सलाह दी। तो कैथोलिक धर्म की निर्देश देने की सलाह इसलिए दिया कि उसने भगवान से जो डरता हो उसको कैथोलिक धर्म में निर्देश देने की सलाह दी। और पुर्तगाल ने उन क्षेत्रों में आबादी का ईसाईकरण करने का लक्ष्य रखा जिसे उन्होंने खोज की थी। तो पुर्तगालियों ने अभी इनका क्या था कि धार्मिक नीति ये बर्बाद होने का इनका कारण ये भी था कि ये लोग क्या थे, जबरन ये लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट करते थे। तो ये लोग का व्यापार मुख्य कारण नहीं था, व्यापार करना इनका मुख्य लक्ष्य नहीं था, इनका भी था ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना भी चाहते थे। मिश्रित विवाह चालू कर दिए ये सब। तो रूपांतरण की उत्पत्ति के रूप में देखा गया। अल्बुकर्क ने विधवा और वफादारी के लिए मिश्रित विवाह को प्रोत्साहित किया। इसने कहा कि जितने भी पुर्तगाली हैं वो यहाँ की विधवाओं से शादी कर लें और जितना बच्चा पैदा कर सकें उतना करें पुर्तगालियों के लिए, क्योंकि पुर्तगालियों की जनसंख्या जिससे बढ़े। ठीक है, और मिश्रित विवाह के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। ठीक है, नौकरी की पेशकश। तो ईसाइयों को उद्योग और सार्वजनिक कार्यालयों में वरीयता दी गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ईसाइयों को सार्वजनिक कार्यालय और उसमें वरीयता दिया इन्होंने। और रोजगार के अवसरों के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का भी काम किया इन्होंने। प्रत्यक्ष धर्म प्रचार किया। कुशल पादरी प्रत्यक्ष धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, और उसके बाद में अपने पूरे क्षेत्र में पूजा स्थलों की स्थापना की इन्होंने। प्रत्यक्ष धर्म प्रचार विभिन्न आदेशों द्वारा आयोजित किया जाता था, जिनमें फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन और जेसुइट्स और आर्गेस्टियन शामिल थे। तो ये धर्म का प्रचार ये लोग खुलेआम करते थे, ये कहने का पूरा मतलब है। जबरन धर्म परिवर्तन करते थे लोग। तो शुरू में हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता, बाद में गोवा में चर्च स्थापना एवं नजरिए में बदलाव हुआ। जबरन धर्मांतरण के लिए सरकार और सैन्य ताकत का उपयोग किया इन्होंने। गैर ईसाइयों को सार्वजनिक पूजा का निषेध कर दिया। मंदिरों और मस्जिदों का विध्वंस किया इन्होंने। ईसाइयों को दी गई अन्य भूमि को संपत्ति का स्वामित्व दे दिया इन्होंने। ठीक है, शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दिया इन्होंने। तो विभिन्न समूहों में बच्चों को पुरस्कार के साथ स्कूल में भी भाग लिया गया, इसमें भाग दिलवाया सब। और प्रोत्साहन के कारण बड़ी उपस्थिति 1556 में गोवा में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने ही की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, धार्मिक शिक्षा भी देते थे लोग। और प्रोत्साहन के कारण बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। और 1556 में, ये इंपॉर्टेंट है, गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी स्थापना इन्होंने करवाई। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में स्टैब्लिश करवाया इन्होंने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और तो ये पूरा कारण था। और इसी वजह से लोग बर्बाद भी हो गए। सच में बताए तो ये जिनकी धार्मिक नीति थी उसके कारण ये लोग बर्बाद हो गए। इसके बाद डच आए। ठीक है, अब भारत में डचों का आगमन होता है यहाँ पे। ठीक है, डचों का आगमन भारत में होगा। तो अन्वेषण और व्यापार। तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत पहुंचे। आने वाले दूसरे व्यापारी थे। तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रांस आए। ठीक है, दूसरे व्यापारी थे। 1596 में कार्नेलिस डी होटमैन ने यूरोप से इंडोनेशिया तक एक समुद्री व्यापार मार्ग की खोज की जो सुमात्रा बैटम तक पहुंच गया। ठीक है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड के स्टेट जनरल के चार्टर द्वारा हुई थी। डच ने मुख्य रूप से मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। और 1605 में पेटापुली उत्तरी कोरोमंडल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो 1605 में इन्होंने पेटापुली में, उत्तरी जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे अपना जो कंपनी का जो कारखाना जो है स्थापित किया। और बटाविया जो इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय के रूप में कार्यालय खोल दिया। तो इनका देखिए, इनका फोकस कहाँ है। तो ये पुर्तगाली वाला यहाँ पे इन्होंने किया ही। ठीक है, इन्होंने बटाविया में इंडोनेशिया में अपना मुख्यालय खोला। भारत में भी इन्होंने वो किया और पुर्तगाल में भी, वो इंडोनेशिया में भी इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो डच जो थे ज़्यादा इनका फोकस कहाँ था, तो वहीं पे था, इंडोनेशिया में। इनका फोकस इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा था। इंडोनेशिया में व्यापार बढ़िया इनको मजा आता था। विस्तार और व्यापारिक केंद्र। डच कारखानों की स्थापना पुलिकट में हुई, कैम्बे में हुई, सूरत में हुई, आगरा, हरिपुर, पटना, कराईकल, ढाका, उदयपुर, चिंसुरा, कासिम बाजार, बारानगौर, बालासोर और नेगापट्टनम में इन्होंने की। व्यापारिक वस्तुओं में डच भारत से विभिन्न क्षेत्रों से इंडिगो मतलब नील, वस्त्र, रेशम, नमक, अफीम, चावल का व्यापार करते थे। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ डच संघर्ष हुआ और 1633 में कोची पर आक्रमण किया, जिसमें पुर्तगाली के वर्चस्व समाप्त हो गया। तो पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो था अंग्रेज डच लड़ेंगे, अंग्रेज और डच सहयोग और संघर्ष। तो ये डचों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पुर्तगालियों के साथ जब संघर्ष हुआ तो पुर्तगाली का वर्चस्व समाप्त कर दिया डचों ने।
कहाँ पे, तो कोचीन पर आक्रमण करके, ठीक है। अंग्रेज में अंग्रेज डच सहयोग हुआ, संघर्ष भी हुआ। तो 1619 में डचों और अंग्रेज शुरू में भारतीय वाणिज्य में सहयोग करने के लिए सहमति जताई। आंग्ल डच संघर्ष जो 1623 में एबोयना में चरम पर पहुंच गया, जिसका प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। और 1667 में एक समझौते में अंग्रेज ने इंडोनेशिया के दावे को छोड़ दिया और डच भारत से हट गए, ठीक है। तो इन्होंने अपने आपसी सहमति से ये समझौता किए। इंग्लैंड बोला, या जो अंग्रेज बोले कि हम नहीं जाएंगे कहाँ पे, इंडोनेशिया में, तुम जाओ इंडोनेशिया, हमको भारत में छोड़ दो। तो 1667 के जो समझौते में अंग्रेज जो थे इंडोनेशिया के दावे को छोड़ दिया और डच जो थे भारत से हट गए। ये काम हो गया इनका, ठीक है। डेन्स और भारत, तो डेनिश और भारत जो थे, तो डेन्स 1616 में भारत पहुंचे और ट्रावनकोर, सेरामपुर और निकोबार द्वीप में कारखाना स्थापित किए। डेनिश कारखानों की स्थापना ट्रावनकोर, पोर्ट नोआ और सेरामपुर में की गई। सीमित सफलता के कारण डेनिश जो 1845 में अपने कारखाने को अंग्रेजों को सौंपकर डेनिश मिशनरियों को 1799 में सेरापुर मिशन प्रेस की स्वतंत्रता की, और वहाँ से चले गए उसके बाद वो लोग, ठीक है। तो डेन्स भी आए हैं, डेन्स ज़्यादा कुछ नहीं कि 3-5 करके चले गए, सब बहुत कुछ नहीं कर पाए। फिर भारत में अंग्रेज आए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और प्रारंभिक संचालन जो था, इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट एडवेंचरस का गठन जो है 1599 में पूर्व के साथ व्यापार के लिए इसका गठन किया गया। 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर प्रदान किया इनको, और जिसका व्यापारिक के अधिकार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। इस समय भारत में जो राजा थे, भारत में इस समय 1600 में राजा जो थे अकबर थे, और अकबर किससे समकालीन थे, महारानी एलिजाबेथ के समकालीन थे, पूछा एग्जाम में। अगला कैप्टन हॉकिंस जो थे 1609 में, 1604-5 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो जो जहांगीर जो है शासक बना, तो इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में पहुंचे। पुर्तगालियों के विरोध के कारण जो है 1611 में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का पहला प्रयास इनका विफल रहा। 1611 में सूरत में इनका पहला कारखाना विफल रहा। विफलता का कारण था पुर्तगालियों ने विरोध कर दिया इसमें। तो सूरत में एक कारखाने के निर्माण की अनुमति 1613 में इनको मिलती है, कैप्टन थॉमस बेस्ट के अध्यक्षता में। तो कैप्टन जो थॉमस बेस्ट थे, इनकी अध्यक्षता मिलती है। तो याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस इसमें आया जा बार में, ठीक है। 1600 में एलिजाबेथ थी, और जिसका व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। सूरत में पहले कारखाने की अनुमति 1613 में ये बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों से लड़ने के बाद की गई, ठीक है। इसके बाद भी अंग्रेज ने 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और 1616 में वहाँ के कारखाने को स्थापित किया। तो सबसे पहला इन्होंने कोठी बनाई थी, तो बिना किसी राजा के परमिशन से, मतलब कि केंद्रीय सत्ता, मतलब मुगलों के बिना पूछे, इन्होंने लोकल राजा से पूछ के 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना वो खोल लिया था, मसूलीपट्टनम, ठीक है, खोल लिया था इन्होंने। फिर उसके बाद में 1613 में इनका जो है सूरत में अपना कारखाना बनाते हैं, ठीक है, सूरत में कारखाना बनाते हैं ये। अगला है कि 1626 में आराम गांव और 1668 में बॉम्बे में कारखाना स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। और 1633 में पूर्व से पहला कारखाना उड़ीसा में हरिहरपुर में स्थापित किया गया। इसके बाद पटना में और कासिम बाजार में इस्टेब्लिश किया गया है कारखाना, ठीक है। विस्तार और किलेबंदी कैसे कैसे किया इन्होंने, तो विस्तार और किलेबंदी, तो बॉम्बे में 1687 में सूरत को कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय के रूप में पीछे छोड़ दिया गया। तो बॉम्बे इनको मिल गया था, इस दहेज में मिला था। पुर्तगाल की महारानी से, जब पुर्तगाल की जो राजकुमारी से शादी हो गई थी वहाँ के इंग्लैंड के राजकुमार की, तो बॉम्बे को इनको दहेज मिल गया था, ठीक है। तो विस्तार और किलाबंदी कैसे किए, तो बॉम्बे जो था बॉम्बे में 1687 तक सूरत को कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय के रूप में पीछे छोड़ दिया। और बॉम्बे ने 1687 तक सूरत को कंपनी के पश्चिमी तट का मुख्यालय के रूप में पीछे छोड़ दिया। और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना 1639 में हो गई। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। 17वीं सदी में हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में बंगाल के कारखानों में स्थापित किया गया। और बॉम्बे में 1668 में किंग चार्ल्स द्वितीय ने के विवाह और दहेज के कारण हिस्से के रूप में कंपनी को मिल गया। तो हम बताए थे आपको कि जो 1668 में किंग चार्ल्स द्वितीय के विवाह के दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने किसको दिया था, तो मुंबई को दहेज में दे दिया, किसको, तो चार्ल्स द्वितीय को, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को उसको 500 पाउंड पे या कितने पाउंड पे दे दिया था, किसको, कंपनी को दे दिया था चार्ल्स द्वितीय ने, ठीक है। अंग्रेजों के पक्ष में कारक जो थे, तो पहला था अंग्रेज को पुर्तगाली और डच के साथ शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन संधियों के माध्यम से
शांति हासिल की। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी स्वर्ण फरमान ने कंपनी की स्थिति को मजबूत किया। मद्रास में फोर्ट जॉर्ज का निर्माण 1639 में किया गया, जिसमें दक्षिण में अंग्रेजों के प्रभाव को मजबूत किया। पुर्तगालियों द्वारा अधिग्रहण के बाद 1687 में बॉम्बे कंपनी का मुख्यालय बन गया। पुर्तगालियों का अधिग्रहण के बाद 1687 में 1668 में इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज दे दिया था अंग्रेजों को। तो 1687 में बॉम्बे में अपना कंपनी का मुख्यालय उन्होंने स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, संधियों और समझौता क्या क्या थे? तो व्हाइट हॉल की संधि ने पुर्तगाल संपत्ति की रक्षा के बदले चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे से सम्मानित किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुर्तगाली और डचों के साथ संघर्ष विराम था। 1717 में स्वर्ण फरमान जो मिला था इनको फारूक सियर द्वारा, फारूक सियर कह रहे हैं, वो तो 1707 में मिल गया था, 1717 में मिला था शायद। तो 1717 में स्वर्ण फरमान कंपनी को गोलकुंडा में सीमा शुल्क में छूट मिल के हो गया। ठीक है, इसके आगे भी आएगा जो बता रहा हूं मैं उसका, फारूक सियर वाला। बंगाल और ब्रिटिश का संबंध कैसे रहा? तो बंगाल में अंग्रेजों ने 1651 में शाह सूजा के साथ समझौता करने के माध्यम से व्यापारिक अधिकार हासिल किया वहां से। ठीक है, तो शाह सूजा से इन्होंने 1651 में ही व्यापारिक अधिकार हासिल किया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना इन्होंने 1700 ईस्वी में कर ली, जो पूर्वी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। ठीक है, अगला है फारूक सियर का 1717 का फारूक सियर के फरमान ने कंपनी को वार्षिक भुगतान के बदले सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई। तो इसमें क्या करना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए और 10,000 सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उनको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो ये काफ़ी जो सोचनीय विषय था कि जो फारूक सियर का फरमान था, इसको कहते हैं अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अंग्रेजों कहते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनी को कलकत्ता के आसपास और उससे अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया इसने, और 10,000 सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल गई। किसको? तो अंग्रेजों को। ठीक है, याद रखिएगा जो 1617 का जो फारूक सियर का फरमान है, कंपनी को वार्षिक भुगतान के बदले सीमा शुल्क में छूट दी गई थी। कहाँ के? बंगाल के क्षेत्र में, कलकत्ता वाले क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र में ये दिया गया था। अगला है इसमें संगठन और प्रशासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और व्यापारियों द्वारा वार्षिक आधार पर चुने गए 24 सदस्य थे। भारत में प्रत्येक कारखाना 1700 से कलकत्ता में गवर्नर इन काउंसिल द्वारा चलाया जाता था, जिसमें एक अध्यक्ष और परिषद होती थी। ठीक है, ब्रिटिश सफलता में योगदान देने वाले जो कारण क्या कहते हैं, ब्रिटिश क्यों सफल हो गए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्ता ने राज्य नियंत्रण प्रतिस्पर्धा की तुलना में त्वरित निर्णय लेने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी सफल हुए कि त्वरित निर्णय ले लेते थे लोग। दूसरा था कि दूरदर्शी अंग्रेजी कमांडो और फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच निरंतर विवादों ने ब्रिटिश जीत में योगदान दिया। अंग्रेजी सेना की जो श्रेष्ठता कर्नाटक युद्ध और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे लाभप्रद कारखानों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से राजस्व बहुत ज़्यादा आता था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से। 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और आर्थिक शक्ति यहाँ से प्रदान हुई, औद्योगिक विकास हुआ बहुत ज़्यादा, तो भारत एक मार्केट के रूप में उनके लिए उभरा। और अन्य यूरोपीय देशों में क्रांतिकारी व्यवधानों की तुलना में ब्रिटिश सरकार में स्थिरता ज़्यादा थी, जिससे कि योगदान मिला। और धार्मिक नीतियाँ जो पुर्तगाली थे काफ़ी मजबूत थे वो लोग, मगर उनकी धार्मिक नीति ने लोगों के मन में घृणा पैदा कर दी उनके प्रति, जिससे कि वो लोग बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। ठीक है, अब भारत में फ्रांसीसी आते हैं तो यहाँ से थोड़ा मामला शुरू होगा। तो जब भारत में फ्रांसीसी आते हैं तब दिक्कत होना शुरू होती है। तो कैंपेग्री में इंटरनेशनल इंडस ओरिएंटल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुईस जो 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में कर दी गई। ठीक है, इस हिंद प्रशांत महासागरों में व्यापार के लिए 50 वर्षों का एकाधिकार इनको दिया गया कि जाओ तुम 50 वर्षों तक तुम्हारा एकाधिकार है, तुम वहाँ पे अधिकार करो हिंद प्रांत क्षेत्र में। प्रारंभिक कारखाने तो 1667 में फ्रांसीसी ने केरान ने सूरत में एक कारखाना स्थापित किया और 1669 में मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया। कलकत्ता के पास चंदनगर बस्ती में कारखाना स्थापित करने तो 1673 में शाइस्ता खां द्वारा अनुमति प्रदान की गई। पुडुचेरी में 1674 में इन्होंने प्राप्त कर लिया, पुडुचेरी को जीत लिया इन्होंने।
उसके बाद माहे, कराईकल, बालासोर, कासिम बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर इन्होंने कारखाना खोल लिया। ठीक है, तो कारखाना इन्होंने जल्दी जल्दी खोल लिया। डच और फ्रांसीसी संघर्ष, तो डच और फ्रांसीसी संघर्ष भी हुए इनमें। तो डच फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान 1693 में डच ने पौंडुचेरी पर कब्जा कर लिया। तो डच ने पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया, डचों ने। एक मिनट, डचों ने पौंडुचेरी पर जो कब्जा कर लिया। 1697 में रिसविक की संधि के बावजूद डचों ने पौंडुचेरी को 2 वर्षों तक अधिकार में रखा। 18वीं सदी के शुरुआत में फ्रांसीसियों को सूरत, मसूलीपट्टनम, बैंटम में कारखाने को बंद करने के लिए विशेष विवश किया गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों को सूरत में, मसूलीपट्टनम में, बैंटम में कारखाने को बंद करने के लिए विवश किया गया। तो ठीक है, फ्रांसीसी संघर्ष जब हुआ था, तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो हुआ, तो फ्रांसीसियों ने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1744 से 1748 के दौरान मद्रास में ब्रिटिश बस्ती पर हमला किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति का कम हो गई और जिससे उन्हें परिक्षेत्र और वाणिज्यिक तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, मार्किस जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले, तो ये जो गवर्नर बन के आया, किसका, फ्रांस का, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर बन के आया था ये। तो फ्रांसीसी गवर्नर 1730 में 30 से 3 दशकों तक ये भारत में रहे। चंद्रनगर को एक समृद्ध व्यापारिक कॉलोनी में बदल दिया इसने। मुगल अधिकारियों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। गवर्नर जनरल पियरे बोनोइस्ट डुमास के लिए मनसबदार की मुगल श्रेणी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, तो डुप्ले ने। ठीक है, डुप्ले के राजनीतिक हस्तक्षेप क्या क्या थे, तो डुप्ले के राजनीतिक हस्तक्षेप में हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहब का समर्थन किया इसने। हैदराबाद में एक फ्रांसीसी नेता को तैनात करते हुए भारत में एक सहायक संगठन के अभ्यास का बीड़ा उठाया इसने। भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले पहले यूरोपी थे ये। तो भारतीय राजाओं के मामले में हस्तक्षेप करता था ये पहला ऐसा जो यूरोपी था जो भारतीय राजाओं में हस्तक्षेप करता था। डुप्ले की वापसी, तो युद्ध की बढ़ती लागत और ब्याज नुकसान के बारे में पेरिस में चिंताओं के कारण डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया गया और उसके उत्तराधिकारी के रूप में पांडुचेरी पहुंचने पर वापसी पत्र दिया गया इसको। उसके उत्तराधिकारी ने पांडुचेरी पहुंचने पर वापसी पत्र दिया इसको कि आपको बुलाया जा रहा है, जाइए। जब नया वायसराय बन के आ गया, नया जो इसका गवर्नर बन के आ गया फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसको जब पहुंच गया पांडुचेरी तब इसको पत्र दिया कि जाइए आपको बुलाया गया है। तो बीच में, युद्ध के बीच में ये सुलझाना पड़ा। ठीक है, तो भारत में फ्रांसीसी कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे, तो पहला मुख्यालय शुरू में सूरत में था, बाद में पांडुचेरी में स्थानांतरित किया गया। एक महानिदेशक के नेतृत्व में सुपीरियर काउंसिल ऑफ द इंडीज ने फ्रांसीसी संचालन की देखरेख की। गवर्नर ने भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सब मामला था। अब जो है कर्नाटक युद्ध होगा इसमें, तो इन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें याद करना कर पाइए ना कर पाइए, इसको याद करिएगा। तो कर्नाटक युद्ध था पहला हुआ जब, तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार भारत तक फैल गया। तो अंग्रेज और फ्रांस युद्ध लड़ रहे थे यूरोप में, उसका विस्तार है भारत में दिखा गया कि अंग्रेजों के क्या था ये, अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जिससे मद्रास पर कब्जा कर लिया गया। सेंट थॉमे की लड़ाई हुई इसमें। ठीक है, और एक्स ला चैपल की संधि हुई ने युद्ध को समाप्त कर दिया। मद्रास को अंग्रेज को वापस कर दिया गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बात पूरा थी। जो प्रथम युद्ध था ऑस्ट्रिया पे अधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया अधिकार युद्ध चल रहा था, इसके वजह से भारत में भी युद्ध चल रहा था। वहां पे भी युद्ध चल रहा था, फिर भारत में भी युद्ध चलने लगा। ठीक है, तो इसमें जो है एक्स ला चैपल की संधि हुई, पहला इसको याद रखिएगा। एक्स ला चैपल की जो संधि जो हुई इसमें हुई थी। ठीक है, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे आप कि किस लिए था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए था, जो कि चल रहा है यूरोप में। अब फिर जो है यहाँ पे भी क्या हुआ, अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, जिससे मद्रास पर कब्जा कर लिया गया और सेंट थॉमे की लड़ाई हुई। और तब तक क्या हुआ कि 1748 में 46 में शुरू हुआ, 48 में एक्स ला चैपल की संधि हो गई वहाँ पे यूरोप में और युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त कर दिया गया। मद्रास को अंग्रेजों को फिर से वापस दे दिया गया और मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग प्राप्त हो गया फिर से दोबारा से।
तो ये बात है, एक्स ला चैपल की संधि हुई इसमें, ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार वाला युद्ध है ये, ठीक। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से 54 में हुआ। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को मजबूत करने के लक्ष्य से वंशावादी प्रवृत्ति और राजनीतिक गठजोड़ किया इसने, जिसमें हम बताए थे चंदा साहब और उस तरह का जो युद्ध चल रहा था उसमें। तो एक में तो कर्नाटक वाला था, कर्नाटक, और दूसरा था इसमें हैदराबाद, ठीक है। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो दो दो राजा थे इसमें दो था, इसमें दो था। तो एक को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया और दूसरे को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो एक में अंग्रेजों का सहयोग जीता, कर्नाटक में जो था फ्रांस का सहयोग जीता, और हैदराबाद में एक में किसी में अंग्रेजों का सहयोग जीता और दूसरे में फ्रांस का सहयोग जीता। तो 1751 में आर्कोट और रॉबर्ट क्लाइव का हमला हुआ। डुप्ले ने 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया इसको, और गोडेयू ने डुप्ले की जगह ली और उसकी कूटनीति का सहारा लिया और अंग्रेजों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा मामला था इसमें। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तो इसमें जो था डुप्ले ने, इस वाले में डुप्ले ने एक मिनट, डुप्ले कैसे लिखे यार, डुप्ले ने क्या किया था कि अपना जो राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए हैदराबाद में मुजफ्फर जंग हैदराबाद वाला, ठीक है। और जो दूसरा था चंदा साहब, कर्नाटक में चंदा साहब को सहयोग दिया इसने, ठीक है। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से युद्ध में जो अनवरुद्दीन था, जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन मारा गया। और चंदा साहब जो था कर्नाटक में, एक और था इसमें, एक और था कर्नाटक में अनुरुद्दीन, इसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे इसको। तो ये मारा गया, ठीक है। तो इसमें कर्नाटक में चंदा साहब जो है राजा बना ये, ठीक है। और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में था, और एक इसमें और था मुजफ्फर जंग के साथ नासिर जंग था, नासिर जंग, ठीक है। नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया। तो ये भी जो है, ये भी मारा गया, ठीक है, ये भी मारा गया। और यहाँ पे मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद में बना, और चंदा साहब जो है राजा बना कर्नाटक में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना, और नासिर जंग जो था फ्रेंच के साथ लड़ते हुए मारा गया। फिर नासिर जंग का भी अंग्रेज सपोर्ट करे थे, नासिर जंग का जो मर गया। तो अंग्रेज का दोनों जो सहायक, जिसको सहायक किया, अनवरुद्दीन भी मर गया इसमें, नासिर जंग भी मर गया। तो दोनों ही इसमें मर गए थे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि जो अनवरुद्दीन था ये, इसका पुत्र भाग के चला गया चित्रनापल्ली में जा किले में जाकर छुप गया, ठीक है। यहाँ छुप गया, या किले में, जब किले में छुपा था तो यहाँ पे क्या किया फ्रांस ने, और जो ये चंदा साहब था इन्हें जाके घेर लिए सब, फ्रांस और चंदा साहब दोनों जाके इसको घेर लिए सब। जब इसको घेरे सब ये, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने क्या किया कि कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। ये लोग यहाँ घेर के बैठे हैं, उसने क्लाइव ने कर्नाटक पर आक्रमण करके चंदा साहब की गद्दी पे ही, चंदा साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी गद्दी को कर्नाटक में लूट लिया या कब्जा कर लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वहाँ पे जाके कब्जा कर लिया, ठीक है, आर्काट पे अधिकार कर लिया अपने, ठीक है। 1752 में स्ट्रिंग लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने चित्रमपल्ली को बचा लिया। फिर क्या किया, यहाँ पे कब्जा भी किए, फिर चित्रमपल्ली को बचा लिए सब, ठीक है। उसके बाद जो था, जब ये हार गया तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब इसी बीच में डुप्ले को वापस बुला लिया गया, तो गोडांगू जो आया, ये गोडांगू अभी इसमें दिया है, ये जो आया गोडेंगू, उसने डुप्ले की जगह ली और कूटनीति करके अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया, ठीक है। तो ये बात मामला समझिएगा आप, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें, तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा इसमें। तो इसमें यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा है, उसी के एक्सटेंशन यहाँ पे था, जो यहाँ पे युद्ध चल रहा था। भारत में भी युद्ध चालू हो गया। अब 1770 में बांडीवास का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इसमें पेरिस संधि हुई, ठीक है, 1763 में। इसमें भारत में फ्रांसीसी कारखानों को वापस कर दिया गया, लेकिन फ्रांसीसी प्रभाव निर्णायक रूप से गिरावट का चिन्ह इसमें किया गया, और जिंज और माहे पर फ्रांसीसी को नुकसान हुआ। और उसको कहा गया कि आप जो है यहाँ पे जितना भी व्यापारिक कोठी है सिर्फ आप व्यापार के लिए यूज कर सकते हैं और किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कर्नाटक का तीसरे युद्ध में ये कहा गया और फ्रांस को एकदम शांत कर दिया गया। फ्रांस एकदम शांत हो गया, फ्रांस का कोई मतलब अब नहीं रह गया, ठीक है।
अगला है ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत। तो जब ब्रिटेन जब जीत गया, मतलब कि फ्रांस को भी हरा दिया, डचों को भी हरा दिया, सबको हरा दिया, पुर्तगालियों को भी हरा के खुद ये जब आया था, उस समय क्या मामला चल रहा था? तो भारत में क्या चल रहा था? ये तो अभी डचों को हरा रहा है। तो मुगलों का पतन हो रहा था। तो 18वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। औरंगजेब के प्रभाव और विनाशकारी नीतियों के बावजूद 1717 में उसकी मृत्यु पर प्रशासनिक दक्षता प्रबल थी। 1707 से 1887 के बीच में 12 अलग अलग मुगल शासक को देखा गया जो कि अस्थिरता का संकेत देते थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और लूट के पूरा धन माल लेकर चले गए। और अकुशल राजाओं ने पूरा जो अकुशल मुगल शासक जो बाद में आए, वो शाह आलम द्वितीय था, रंगीला था, घृणित कायर था, मतलब फर्रुखसियर था, ये लोग थे, पूरा बर्बाद कर दिया इसको। गिरावट और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विद्वान औरंगजेब की नीति संस्थागत खामियों और क्षेत्रीय मुद्दों को पर बहस करते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण था इसको पतन के। तो मुगलों का पतन क्यों हुआ, इसके बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला बात थी कि मुगल केंद्रित प्रशासन। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण विकेंद्रीकरण प्रशासन हो गया। उत्तर पश्चिम आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा करने में असमर्थ रहे ये लोग। निरंकुश शासन के कारण कमजोर शासक का उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकार में प्रधानता का अभाव था। कुलीनता एवं वंशानुगत प्रणाली बन गई थी। कुलीनता एक वंशानुगत प्रणाली बन गई थी। क्षेत्र केंद्रित दृश्य जो था, कुलीनता में जातीय धार्मिक समूहों के बीच विभाजन था। आवर्तक किसान विद्रोह में गिरावट में योगदान दिया और जमींदारों के साथ मुगल समझौता टूट गया, जिससे कि विद्रोह हुए और नए राज्यों का उदय हुआ। तो नए राज्यों के उदय में क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से बने थे? छोटे राज्य जो क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ, कौन कौन थे उसमें? तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ इसमें, इसको हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो उसमें मुगल पतन के बाद स्वयं को इन्होंने स्वतंत्र राज्य किए। तो मुगल पतन के बाद स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो राज्यों के प्रशासन ने कानून और व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार्यता और प्रशासनिक संरचना में भी स्थापना की। स्थानीय शक्ति केंद्र के उदय से निचले स्थानीय अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और गैर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया गया इसमें। तो छोटे जो राजा थे, छोटे शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें कि बंगाल सबसे पहला था। बंगाल, सत्रह सौ सत्रह से 1884 तक चला। तो इसका नेतृत्व जो किया था वो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में अलीवर्दी खां के प्रयासों में बंगाल लगभग स्वतंत्र बना दिया। राजस्व, खेती, कृषि ऋण और नए भूमि अभिजात वर्ग का उदय हुआ यहाँ पे। घरेलू विदेशी व्यापार में विकास हुआ, साहूकारों की भूमिका इसमें बढ़ गई। यूरोपीय लोगों के साथ टकराव, विदेशी व्यापारी कंपनियों का सख्त नियंत्रण और ब्रिटिश खतरे के प्रकृति को समझने में विफल रहे ये सब, जिससे कि फिर बाद में आगे बर्बाद हो गए लोग। अगला, बंगाल के नवाब कौन कौन बना? तो बंगाल के नवाब पूछता है, तो मुर्शीद कुली खां बना 1717 से 1727 में। 1700 में प्रभावी शासक, वित्त का पुनर्गठन और राजस्व कृषि की शुरुआत इसने की। सिराजुद्दौला बना 1756 से 1757। तो अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी की लड़ाई लड़ी, हार का सामना करना पड़ा इसको, सिराजुद्दौला को। मीर कासिम बना तो राजस्व और सैन्य सुधारों को लागू करने के लिए, लेकिन अंत में अंग्रेजों से हार गया ये भी। 1760 से 1763 में मीर कासिम जो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। और मीर जाफर बना, इसी का दामाद था, मीर कासिम का दामाद मीर जाफर था। 1757 से 1760 तक बना और 1763 से 1765 तक अंग्रेजों के साथ सहयोग किया और प्लासी की लड़ाई के लिए जाना जाता है इसको। मीर जाफर को प्लासी की लड़ाई लड़ा। नज्म उद्दौला बना 1765 से 1776 में। सरकार की दोहरी प्रणाली के दौरान एक कठपुतली की तरह ये काम करता था, ठीक है। सरकार की दोहरी प्रणाली मतलब कि राजस्व वसूलने वाला कोई दूसरा अंग्रेज थे। मेन जो जहाँ से धन आने का संसाधन था उस पर अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप किया था, अपना शासन लगा के रखा था। और जहाँ पे प्रशासन और कुछ नहीं था, प्रशासन था, न्याय था, इसमें जो था ये नवाबों का रखा था। नवाब 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 होता है, ठीक है, नवाब को रखा था, ठीक। तो इसी को कहते थे कि द्वैध शासन। एक अंग्रेजों का शासन था, एक तरह से बंगाल के जो नवाब थे उनका शासन था, ठीक है। ये पूरा मामला था। तो फिर अब देखते हैं हैदराबाद में। तो हैदराबाद भी 1724 से 1948 तक रहा ये। इसकी स्थापना 1724 में चिनकिलीज खां द्वारा स्थापित किया गया, जिसे बाद में निजामुल मुल्क आपस जाह नाम दिया गया। निजामुल मुल्क और आपस जाह नाम दिया गया। निजामुल मुल्क जो था तुरानी पार्टी का प्रमुख था, ठीक है। तो जो औरंगजेब का जब पतन हुआ था उसमें 4 मेन शक्तियाँ थी, तुरानी थे, ईरानी थे, अफगानी थे और एक भारतीय मूल के थे। तो तुरानी, ईरानी, अफगानी और भारतीय मूल के। तो ये तुरानी था, ठीक है। सैयद भाइयों के खिलाफ रईसों को संगठित किया और मोहम्मद शाह के वजीर के रूप में कार्य किया ये। तो मोहम्मद शाह जो था, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, वो राजा था उसका मुगलों का,
रंगीला, तो उसी का ये क्या किया, तो वजीर का काम किया ये। चुनौतियां मराठों, मैसूर, कर्नाटक के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना इसको करना पड़ा। निजाम आसफ जाह के बाद निजाम अली खां द्वारा प्रशासित सीमा मुद्दों को हल किया और राजनीतिक जो स्थिति थी उसको बढ़ावा दिया इसने। ठीक है। कर्नाटक, इसकी स्थापना कर्नाटक के नवाब मुगलों के दक्कन का हिस्सा था, जो दक्कन वायसराय से मुक्त हो गया। प्रशासन जो था अर्ध स्वायत्त शासन के माध्यम से संरक्षक ग्राहक संबंध था इससे, और राजस्व संग्रह में एकीकृत स्थानीय शक्ति के रूप में उभरा था। संघर्ष इसमें चल रहे विवादों ने भारतीय राजनीतिक यूरोपीय निगमों के में हस्तक्षेप को जन्म दिया। फिर अगला जो उदय हुआ रुहेलखंड और फर्रुखाबाद। तो रुहेलखंड वाले भी काफ़ी मजबूत थे, इनका अलग ही नाटक चलता था। तो इन्होंने काफ़ी जो सहयोग किया किसका, अहमद शाह अब्दालियों का, और उन लोगों विदेशी आक्रमण जब किए थे उस समय लोग उनका ही सहयोग करते थे ये लोग। तो रुहेलखंड वाले औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अली मोहम्मद खान ने इसको स्थापित किया था। जाट चूड़ामल बदन सिंह भरतपुर की स्थापना की, और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव में काफ़ी विस्तारित हुए लोग। इसमें एक अवध भी बना था, तो अवध में 1722 में बना शहादत खां प्रथम द्वारा, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसने अवध का जो है शासक बनाए। जमींदार विद्रोह इसी में हुआ था, तो शहादत खां ने विद्रोही जमींदार को दमन किया। अवध की राजनीति के रूप में स्थिरता लाया ये, या स्थिर किया उसको। और राजनीतिक उत्तराधिकार में उत्तराधिकारियों को सफदरजंग, शुजाउद्दौला शामिल थे। न्याय संगत न्याय और राजस्व प्रणाली की स्थापना की इसने। ठीक है, अवध में। तो आगे सब ये हड़प लिए जाएंगे किसके द्वारा, तो डलहौजी द्वारा। फिर सिख थे, सिख लोग जो थे इनका मामला था। तो इनकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने किया था सिखों का। इसके तहत साम्राज्य जिसमें पंजाब, कश्मीर, सिंध, तिब्बत शामिल थे। तो इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी साम्राज्य क्या क्या था इसमें रणजीत सिंह के। तो इसमें पंजाब था, कश्मीर था, सिंध था, तिब्बत था। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। एकीकृत सिख मिशन, केंद्रीकृत सिख राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। प्रशासन जो था इनका सिख प्रमुखों और गैर पंजाबी रईसों के बीच संतुलित शासन था इनका। राजनीति, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में इन जो रईस थे इन्होंने मना कर दिया साथ रहने के लिए, तो इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद मना कर दिया। फिर मराठा थे 1674 से 1818 तक। तो पृष्ठभूमि थी कि मुगल शक्ति को चुनौती दी, आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। राजनीतिक उत्तराधिकार में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहेब जैसे पेशवाओं ने मराठा प्रभाव को विस्तारित किया। पतन कैसे हो गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए लोग, जिसमें तो अहमद शाह अब्दाली ने काफ़ी इनको हरा दिया, बहुत बुरी तरीके से हराया, और सामंजस्य की कमी के कारण ये लोग हार गए, जिससे कि पूरा जो है मराठा साम्राज्य बर्बाद हो गया उसके बाद। ठीक है, अगला है राजपूत राजा 12 से 18वीं शताब्दी तक। तो उत्पत्ति जो थी इनके राजपूत योद्धाओं में विकसित हुई। मुगल के अधीन जो विस्तृत इनका प्रशासनिक पद पर रहे। मुगलों के साथ संबंध में पेशकाशी जमींदारी के रूप में कार्य किया। आंतरिक मामले में स्वायत्ता बनाए रखी। मुगल सेना में योगदान दिया इन्होंने। इसके अलावा जो था अलगाव के कारण क्या था, तो औरंगजेब के कठोर व्यवहार के कारण, धार्मिक असहिष्णुता और मनमुटाव के कारण जो है ये लोग अलग हो गए। किससे, तो मुगल साम्राज्य से लोग अलग हो गए। ठीक है, अगला है मैसूर में। तो हम बताए थे कि अंग्रेजों की नीति के कारण जो है राजपूत राजा काफ़ी नाराज थे, और ये लोग अलग होने का इन्होंने फैसला किया था कि नहीं हम अलग होंगे अब। अगला है इसमें कि पृष्ठभूमि हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। कौन, तो 1661 से 1799 में कौन उभरा, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। सुधार था, फ्रांसीसी सहायता के साथ सेना का आधुनिकरण किया। तो पूछता है कि सेना का आधुनिकरण किसने किया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था और हैदर अली ने किया था। राजस्व सुधारों को लागू किया इसने। संघर्ष, निरंतर युद्ध में शामिल रहा मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों के साथ इसने संघर्ष किया काफ़ी। ठीक है, तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये याद करने लायक है, पूछता है इसी को, सुधार में फ्रांसीसी आधुनिकरण को लागू किया इसने। ठीक है, और इसने मराठों और हैदराबाद और अंग्रेजों के साथ संघर्ष, इसका लगातार युद्ध चलता रहा। औरंगजेब की कठोर व्यवहार के कारण जो है ये दिक्कत हुई थी। ठीक है, ये पूरा मामला था इसका मैसूर का। त्रावणकोर था। त्रावणकोर में क्या हुआ था, तो त्रावणकोर की स्थापना 1729 से लेकर 1949 के बीच हुई, चला ये त्रावणकोर। स्थापना मुगल शासन से स्वतंत्र होकर मार्तंड वर्मा के तहत प्रमुखता प्राप्त हुई इसको, त्रावणकोर को। मार्तंड वर्मा इसके सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। ठीक है, परिवर्तन 1766 में मैसूर के आक्रमण के बाद राजा वर्मा ने त्रावणकोर को सीखने और कला के केंद्र के रूप में बदल दिया।
ठीक है। 1766 में मैसूर के आक्रमण के बाद राजा वर्मा ने त्रावणकोर को सीखने और कला के केंद्र के रूप में बदल दिया। बाद की अवधि में ब्रिटिश दबाव का सामना करना पड़ा। 18वीं शताब्दी में अंत में प्रमुखता खो दी त्रावणकोर ने, ठीक है सर। इसके बाद में देखते हैं हम लोग ब्रिटिश विजय और शक्ति का विस्तार कैसे कैसे किया इन्होंने, कैसे कैसे जो इनका विकास हुआ ब्रिटिश का। तो भारतीय राज्यों के प्रति समेकन के लिए ब्रिटिश नीति क्या क्या लागू की। पहला पृष्ठभूमि थी रणनीति, तो विजय या युद्ध द्वारा विलय। दूसरा था राजनीतिक और प्रशासनिक माध्यमों से विलय इन्होंने किया। तो युद्ध और षड्यंत्र दूसरा इसका कारण था। पहला रणनीति से काम किया, दूसरा युद्ध और षड्यंत्र से काम किया। तो प्रमुख भारतीय शक्तियों जिसमें बंगाल, मैसूर, मराठा, सिखों को युद्ध और षड्यंत्र से नियंत्रित किया और अन्य शक्तियों के लिए उपयोग की जाने वाले राजनयिक और प्रशासनिक नीतियां अपनाए इन्होंने। नीति चरण क्या था, तो पहला था सापेक्ष अलगाव की नीति 1740 से पहले चलाई। सापेक्ष अलगाव मतलब कि ब्रिटिश कंपनी ने एक अलग दृष्टिकोण को अपनाया। व्यवसायिक हितों के कारण स्थानीय शासकों पर विश्वास किया इन्होंने, व्यवसायिक हितों के कारण स्थानीय शासकों पर विश्वास किया और बलपूर्वक व्यवहार से बचे ये लोग। कोई बल का यूज इन्होंने नहीं किया 1740 से पहले। तो इन्होंने पहले था कि इन्होंने कहीं भी हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनाई, ठीक है। पहले में सापेक्ष अलगाव की नीति इन्होंने रखा कि हम अलग रहेंगे, कोई हम दूसरे व्यावसायिक हितों के कारण ये लोग स्थानीय शासकों पर विश्वास किया और उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया इन्होंने। फिर दूसरा था समानता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष। तो समानता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया 1740 से 1765 की ईस्वी में। तो 1751 में डुप्ले के आगमन के बाद राजनीतिक पहचान स्थापित हुई। 1757 में प्लासी के संघर्ष के बाद राजनीतिक प्रभाव इन्होंने प्राप्त कर लिया। 1765 में दीवानी प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई, ठीक है। फिर अगला था इनको घेरे की नीति। 1765 से लेकर 1813 में मराठा हैदर अली के खतरों का मुकाबला करने के लिए इन्होंने लाई थी घेरे की नीति, ठीक है। घेरे की नीति रिंग एंड फेंस की नीति इसको कहते हैं, रिंग एंड फेंस की नीति, ठीक है। इन्होंने क्या किया इसमें कि एक बफर स्टेट बनाते थे। मान लीजिए अंग्रेज यहाँ पर अंग्रेजी राज्य है तो इसके अगल बगल जो था एक बफर स्टेट बनाते थे, ठीक है, या किसी एक तरफ बफर स्टेट बनाते थे ताकि क्या है कि ये राज्य डायरेक्ट बचा रहे, कोई आक्रमण करते पहले ये बीच में आ जाए फिर अंग्रेज बच जाए। तो बफर का इसमें पालन किया, बफर स्टेट बनाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है। तो इसको घेरे की नीति अपनाई इन्होंने। देखिए पहली नीति ये थी अलगाव की नीति इनकी। दूसरी थी समानता के लिए संघर्ष, मतलब कि संघर्ष किया, बाद में राजनीति की पहचान बनाई अपनी, ठीक। घेरे की नीति अपनाई तो उसमें वारेन हेस्टिंग अभियान में बफर जोन की स्थापना की। बफर जोन की वही कारण बफर जोन की स्थापना की इन्होंने। मान लीजिए एक राज्य ये है, एक राज्य ये अंग्रेजों का है, तो ये एक राज्य को बफर जोन इसको बनाएंगे सब, ठीक है, ताकि इस पर डायरेक्ट कोई जो है आक्रमण न कर सके इस वाले पे। सहायक संगठन नीति बेलेजली की नीति थी। लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संगठन जो नीति थी, बेलेजली ने घेरे की नीति का विस्तार किया था। तो बेलेजली ने क्या किया कि सहायक संगठन की नीति अपनाई की। तो अब क्या था, बेलेजली ने घेरे की नीति का विस्तार करके सहायता शुरू कर दी। पहले तो ये लोग बफर स्टेट बीच में बनाते थे, एक यहाँ पे अंग्रेजी राज्य है, अंग्रेजी राज्य ये, तो यहाँ बफर स्टेट रहेगा ताकि इधर से कोई पे अटैक ना करे पाए डायरेक्ट इस पर। तो फिर अब क्या किया कि अब इसको बना, इसके साथ ये लोग वो कर लेते थे। फिर अब क्या किया, इसे सहायता करने लगे, सहायक संदेश जो है इसका विस्तार किया इन्होंने, इनसे जुड़ाव करने लगे धीरे धीरे। फिर जुड़ाव करके इसको पूरा हड़प लेते थे, तो ये करने लगे सब, ठीक है। अगला है अधीनस्थ अलगाव की नीति। अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई इन्होंने। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अधीनस्थ अलगाव में स्थानांतरित हो गया। तो इसमें भूमि, कृषि, राजस्व के लाभ के लिए देशी राज्यों को मजबूत किया और उत्तराधिकार के मुद्दे के लिए व्यापक सिद्धांतों को पेश किया अधीनस्थ अलगाव में, ठीक है। सहायक संगठन की नीति अपनाई। नेपोलियन की विजय का उत्तर। तो बेलेजली का विचार था कि सहायक बलों को बनाए रखने के लिए सौदेबाजी किया भूमि की। चरण क्या था, प्रारंभिक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरणों में इसको अप्लाई किया गया। मुख्यतः विशेषता यह थी कि बाहरी संबंधों का नियंत्रण, कंपनी कर्मियों को तैनाती करना, गैर हस्तक्षेप और सहमति आदि जो इसका मुख्य जो है कारण था। तो सहायक गठबंधन की नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति, तो ये सब नीतियां थी इनकी, किस तरीके से ये लोग किसी पे कंट्रोल करेंगे। फिर अगला आया था व्यापक सिद्धांत इनका आया। तो इसमें क्या था कि सहायक राज्यों के लिए गोंद लेने से इनकार करने की ब्रिटिश सरकार की शक्ति थी, ठीक है। सहायक संधि में क्या किया इन्होंने, व्यापक सिद्धांत में क्या हुआ, तो राज्य जो सहायक राज्य थे, क्या हो रहा है, जो सहायक राज्य थे उसमें इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश विवेक पर निर्भर करता है कि इसे राज्य को दे या इसे हड़प लें। तो इन्होंने जो व्यापक सिद्धांत है उसमें जो गोंद लेने वाले, जो बच्चे को गोंद लेता था कोई राजा, जैसे मान लीजिए
कि झांसी की रानी का कोई लड़का नहीं था, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। तो इसने कहा, व्यापक सिद्धांत में कहा कि तुम दत्तक पुत्र को अपना राज्य नहीं दे सकते, इसको हम हड़प लेंगे। तो उसमें हड़प नीति का पालन करके व्यापक कर लिया, अपने में ले लिया। तो ठीक है, तो उसमें राज्य गोद लेने से इनकार करने की ब्रिटिश सरकार की शक्ति थी। यह ब्रिटिश विवेक पर निर्भर था कि वह इसे राज्य दे या उसे हड़प ले। 1834 में एक पूर्ण नीति के विस्तार का सुझाव दिया गया। इसमें डलहौजी के कार्यकाल द्वारा व्यापक सिद्धांत के तहत राज्यों को शामिल किया गया अपने अंदर। ठीक है, और फिर इसमें बंगाल पर ब्रिटिश की जो विजय हुई उसके बारे में है कि बंगाल का ब्रिटिश विजय, तो कैसे हुआ। बंगाल सबसे समृद्ध मुगल प्रांत था। महत्व में पश्चिमी तट के से आगे निकल गया था। ये जो पश्चिमी तट था उससे आगे निकल गया था ये बंगाल वाले क्षेत्र। बंगाल से भेजे जाने वाले कच्चे माल में नमक था, चावल था, काली मिर्च था, चीनी था, रेशम सा सूती वस्त्र था और हस्तशिल्प शामिल था इसमें। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी का संचार जो था 1630 के दशक में इसमें शुरू हो गया था। कलकत्ता की स्थापना 1690 के दशक में की गई और औरंगजेब के फरमान ने 1690 में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी अंग्रेजों को, औरंगजेब के 1690 के फरमान ने। ठीक है, अगला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1740 से 1748 के बीच में लड़ते रहे। तो इसके बारे में बात करना है। तो भारत में युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां लड़ी। अलीवर्दी खान ने उन्हें बंगाल में स्थिति को मजबूत बनाए रखा। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्थिति को मजबूत बनाए रखा। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी जीत ने अंग्रेजों को असहज कर दिया और संघर्ष तब तक बढ़ गया जब तक सिराजुद्दौला 1756 में नवाब नहीं बन गया। ठीक है, तो ये पूरा उत्तराधिकार का युद्ध था जिसमें अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे। उसके बाद में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। इसमें क्या हुआ, तो पीछे मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ। तो पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, तो कंपनी के अधिकारियों ने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। सिराजुद्दौला के फ्रांसीसी के साथ व्यापार को प्रतिबंध करने के संदेह ने संघर्ष को जन्म दिया। सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी हो गई थी 1756 में। तो 146 अंग्रेज लोगों को कैद कर लिया गया और दम घुटने से 123 की मृत्यु हो गई थी। तो इसको ब्लैक होल की त्रासदी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पृष्ठभूमि क्या थी कि कंपनी के अधिकारियों ने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। सिराज के फ्रांसीसी के साथ व्यापार को प्रतिबंध करने के संदेह ने संघर्ष को जन्म दिया। इसको लगा कि हम फ्रांस से जो व्यापार हम कर रहे हैं, जो सिराज कर रहा है, तो फ्रांसीसी के साथ, तो उसको जो है लग रहा है कि अंग्रेज जो है उसको बंद करवा देंगे। तो सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया इसी चक्कर में और जो है ब्लैक होल की त्रासदी हो गई थी इसमें। तो 146 अंग्रेजों को एक जगह कैद किया गया था जिसमें एकदम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। फिर प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला पर विजय प्राप्त की और नवाब की सेना की सबसे मजबूत टुकड़ी के प्रभारी मीर जाफर को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसने मीर जाफर ने धोखा दिया कि जो मीर जाफर जो था, जो कि किसको धोखा दिया था, तो अपने मालिक को धोखा दिया था। उसका मालिक कौन था, सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा दिया था मीर कासिम ने। ठीक है, अब जब ये जीत गए सब, प्लासी का युद्ध जीत गए सब अंग्रेज, तो क्या किए कि मीर जाफर से को नवाब बना दिए सभी। नवाब मीर जाफर को बनाया और इसी से पैसा ले लिए 22 मिलियन रुपया। नवाब बनते इसे कहा तू पैसा दो, तो पैसा इसे लिए $2250 मिलियन। फिर क्लाइव को एक व्यक्तिगत जागीर मिली। तो क्लाइव ने कहा कि हमको एक जागीर दो। तो खुद अपना व्यापार करता था, कंपनी से कोई मतलब नहीं था उसमें। अंग्रेजों ने अपने व्यापार ढांचे को इसमें बदल दिया। ठीक है, प्लासी का महत्व क्या था, तो मीर जाफर नवाब बना जिसने अंग्रेजों को युद्ध हर जाने में बड़ी रकम दी इसने, अब मिली उनको अंग्रेजों को। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत चिन्हित किया, जिससे बंगाल में सैन्य प्रभुत्व मजबूत हुआ और अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक व्यक्ति को तैनात कर दिया। इसके बाद में तो मीर जाफर भी परेशान हो गया था इन लोगों से। तो मीर जाफर एकदम परेशान हो गया था इससे, एकदम उब गया था इससे। तो इसने क्या किया, मीर जाफर ने झाड़ा उड़ा कर लिया, तो इसको हटा दिए सब। इसको हटाने के बाद में मीर कासिम को नवाब बना दिया सब बंगाल का। तो मीर कासिम नवाब बना, जो कि मीर जाफर का दामाद था। तो ये बना 1760 में संधि किया। ठीक है, मीर कासिम जब बना तो 1760 की संधि हुई। तो क्या हुई आगे देखते हैं। तो क्लाइव का अतिक्रमण, तो क्या किया, मीर कासिम को एकदम परेशान कर दिया क्लाइव ने। खूब पैसा मांगता था इससे, बार बार पैसा मांगता था, एकदम उब गया था मीर कासिम। फिर डच के साथ मीर कासिम ने क्या साजिश में रचा कि अंग्रेजों की ताकतों से हम लोग संघर्ष करेंगे, चलो हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा फायदा उसको हो नहीं पाया। फिर मीर कासिम द्वारा उठाया गया कदम क्या था, उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और दक्षता के लिए सेना को पुनः तैयार किया इसने। ठीक है, अब बक्सर की लड़ाई होगी इसमें। तो देखिएगा बक्सर की लड़ाई, तो पृष्ठभूमि क्या थी, तो दस्तक के दुरुपयोग को लेकर नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव हो गया था।
तो यही वाला ऊपर जो मीर कासिम परेशान था, तो उसी का ये तनाव था। तो दस्तक का दुरुपयोग करता था लॉर्ड क्लाइव, बहुत ज़्यादा शोषण करता था, बहुत पैसा मांगता था और फ्री में हर चीज़ व्यापार करना चाहता था ये। तो दस्तक के दुरुपयोग को लेकर नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। मीर कासिम ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, सिराज-उद-दौला दूसरा, शुजा-उद-दौला दूसरा है। सिराज-उद-दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, जिसको मीर कासिम ने धोखा दिया था। ये शुजा-उद-दौला है। ये क्या हुआ, अवध का नवाब था। तो देखिए अब एक तो पहले मीर कासिम, फिर शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, 3 लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो लड़ाई हुई। मीर कासिम जो है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम की सेना अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में हार गई, तो मीर कासिम की सेना जो है हार गई। फिर इलाहाबाद की संधि हुई, जिसको बर्बादी संधि कहते हैं। तो शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। अवध का नवाब एक दूसरे की भूमि की रक्षा करने के लिए सहमति हुई और उत्तर भारत में अंग्रेजी प्रमुखता को बढ़ाने में महत्व मिला, जिसका तो इलाहाबाद की संधि 1765 से। ठीक है, ये पूरा मिला। अगला है सिंध का विलय किए इन्होंने। तो सिंध का विलय कैसे हुआ, तो पृष्ठभूमि क्या थी, तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश क्षेत्र के खिलाफ फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान के गठबंधन के बारे में चिंताएं पैदा हुई। तो लॉर्ड बेलेजली 1799 में फ्रांसीसी और टीपू सुल्तान शाह जमान के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए सिंध के साथ व्यापार और संबंध स्थापित करने का लक्ष्य रखा था इन्होंने। ठीक है, फतेह अली खान के साथ बातचीत शुरू हुई, लेकिन अक्टूबर 1800 में आमिर ने टीपू सुल्तान और स्थानीय व्यापारियों और हैदराबाद के ब्रिटिश विरोधी समूहों के प्रभावित होकर ब्रिटिश एजेंटों को सीधे सिंध से उखाड़ने के लिए 10 दिन का समय सीमा दी। ठीक है, फिर जो शाश्वत मित्रता की संधि हुई, तो रूस के साथ नेपोलियन बोनापार्ट के गठबंधन ने अंग्रेज के ब्रिटिश भारत में रूस के बीच एक दीवार की इच्छा करने के लिए प्रेरित किया। लॉर्ड मिंटो ने 3 प्रतिनिधिमंडल भेजे और अमीरों ने अंग्रेजों के साथ एक जो समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे फ्रांसीसी को सीधे सिंध से बाहर रखने और अटूट स्नेह का दावा किया गया। तो ये जो हो रहा है विदेश में हो रहा है। ठीक है, इसका असर भारत में पड़ रहा है सिंध विलय पे। तो 1838 में त्रिपक्षीय संधि होती है। तो कंपनी के कपटपूर्णक योजना के साथ अफगान मुद्दे को संबोधित किया गया और रणजीत सिंह के साथ एक संधि और शाह सूजा को सिंध पर प्रभुत्व छोड़ने के लिए मजबूर किया गया इस संधि में, त्रिपक्षीय संधि में। ठीक है, विलय प्रक्रिया कैसे हुई, तो बलूच जनजातियों, विशेष रूप से तालपुर, लघारी, निजामी, मूरी और गोपांग जनजातियों के विलय की भूमिका निभाई इसमें। विलय की प्रक्रिया में 1839 में ब्रिटिश प्रवेश मियानी, दुब्बा, ये सब खैरपुर के मीर, चंडियों की जनजाति सोखा, खोसा जो थे, इन्होंने सहायता संधि जो सिंध पर कब्जा कर लिए इन्होंने। जनजातियों और अन्य लोगों की सहायता से सिंध पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। और 1843 में आमीरों सहित सिंध के मीरों को बंदी बना लिया गया और निर्वासित कर दिया गया। गवर्नर जनरल एलेनबरो ने के तहत सिंध की ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, जिसमें चार्ल्स नेपियर इसके पहले गवर्नर बना। तो पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता है, इसको बहुत टेंशन मत लीजिए कैसे याद होगा ये। तो बस इतना रखना कि सिंध का जब विलय हुआ था तो उस समय जो था कौन इसका हेड था, तो एलेनबरो था, लॉर्ड एलेनबरो था। एलेनबरो जो था वो गवर्नर था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एलेनबरो था। ठीक है, पंजाब का विलय और सिख युद्ध कैसे हुआ, तो रणजीत सिंह के साथ संधि की इन्होंने। तो फ्रांस रूस के संयुक्त आक्रमण की संभावना हुई। तो फ्रांस रूस की संयुक्त आक्रमण की संभावना जब उनको लगी, किसको, अंग्रेजों को लगी कि ये लोग आक्रमण कर सकते हैं भारत पे, हमारे क्षेत्र पे, तो लॉर्ड मिंटो ने 1807 में चार्ल्स मेटकाफ को भेजा और रणजीत सिंह के साथ गठबंधन की मांग की। वार्ता विफल हो गई और अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह को पूरे सिख राष्ट्र का अपना शासन बढ़ाने से रोक दिया गया। ठीक है, तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई, तो रणजीत सिंह को पूरे सिख राष्ट्र पर अपना शासन बढ़ाने से रोक दिया गया। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि आंग्ल युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध हो गया। तो प्रथम आंग्ल सिख जो हुआ 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। निष्कर्षतः इसमें लाहौर की संधि हुई 8 मार्च 1846 को। ठीक है, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि सतलुज के पूर्व और इसके और ब्यास नदी के बीच का जो सिख क्षेत्र का अधिग्रहण करती थी। कश्मीर और जम्मू का भी अधिग्रहण कर लिया गया और पंजाब के लिए रीजेंसी की एक परिषद की स्थापना की गई इसमें। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सतलज के पूर्व और इसके और ब्यास नदी के बीच का जो सिख क्षेत्र था उसका अधिग्रहण करती थी ये संधि, और कश्मीर और जम्मू का भी अधिग्रहण कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। और पंजाब के लिए रेजेंसी एक परिषद की स्थापना की गई पंजाब में। ठीक है, भैरोवाला की संधि हुई दिसंबर 1846 में।
सिखों ने लाहौर की संधि के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे पंजाब के लिए रीजेंसी की एक परिषद की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजी निवासी हेनरी लॉरेंस ने की थी। ठीक है, तो ये सब इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बस पूछता है कि आंग्ल सिख जो युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, डेट लिखा हुआ है इसीलिए इसको नोट करना है आपको। तृतीय आंग्ल युद्ध कब हुआ? तो पृष्ठभूमि था मुल्तान में मूल राज के विद्रोह से सितंबर 1848 में एक सामान्य विद्रोह शुरू किया और रामनगर चिल्लियावाला गुजरात में युद्ध हुआ। चिल्लियावाला युद्ध गुजरात में युद्ध हुआ। तो सिख सेना 1849 में रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर अधिकार किसका हो गया? तो ब्रिटेनों का हो गया। ठीक है, ब्रिटेन का हो गया उस पर अधिकार। अब विदेशी और पड़ोसी देश में कैसे हुआ? ब्रिटिश और पड़ोसी देश में, जैसे भूटान था, तो भूटान में दुआर युद्ध और सिंचुला का संधि हुई इसमें। तो दुआर युद्ध में भूटानी सेना हार गई, जिसमें सिंचुला की संधि 1865 में हुई थी। सिंचुला की संधि भूटान ने वार्षिक मुआवजे के बदले में असम डुआर्स और बंगाल डुआर्स के लिए हिस्से में अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, तो जो भूटान ने वार्षिक मुआवजे के बदले जो असम दुआर था और बंगाल दुआर को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसमें चाय का बहुत अच्छी खेती होती थी। ठीक है, नेपाल के साथ युद्ध जो हुआ, तो नेपाल के साथ हुआ गोरखाओं का बढ़ता प्रभाव। तो गोरखाओं ने अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसका संघर्ष हुआ। सगौली की संधि 1816 में हुई। सगौली की संधि पूछता है, अंग्रेजों का पक्ष लिया और नेपाल एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों का पक्ष लिया किसने? गोरखाओं ने, और नेपाल ने एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लिया। बर्मा, तो बर्मा का विवरण कैसे? तो प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में। याडूब की संधि हुई इसमें। तो याडूब की संधि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ समाप्त हुआ। वर्मा असम, मणिपुर, अराकान और तेनार सेरीन में अंग्रेजों को सौंपा। ठीक है, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। तो दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। तो मर्तबान और रंगून पेंगू में विलय का नेतृत्व किया इसमें। तृतीय आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ 1885 में मांडले पर ब्रिटिश कब्जा हो गया और जो बर्मा ब्रिटिश भारत में शामिल हो गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में है। बर्मा को गोरिल्ला विद्रोह और एक राष्ट्रवादी आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1948 में स्वतंत्र हो गया ये। उसी तरीके से तिब्बत हुआ। तिब्बत में भी विवरण कैसे हुआ? तो युवा अभियान और लहासा की संधि हुई। तो कभी कभी पूछता है कि तिब्बत का जो अभियान था उसमें कौन उसका था मेन हेड था? तो यंग हसबैंड था। यंग हसबैंड एक्सपेडिशन 1904 का उद्देश्य तिब्बत में ब्रिटिश हितों की स्थापना करना और रूसी प्रभाव के मुकाबला करना। लहासा की संधि 1904 में की गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन तिब्बत के बीच प्रत्यक्ष व्यवहार को रोक दिया गया। तो यंग हसबैंड एक्सप्लोरेशन जो था वो किससे संबंधित है? तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, तिब्बत विजय पे संबंधित है। ठीक है, इस तरह से अफगानिस्तान में हुआ। तो अफगानिस्तान किस तरह से था इसमें? तो ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी। तो ये पूछता है फॉरवर्ड पॉलिसी किसमें अपनाई गई थी? तो ऑकलैंड द्वारा सुझाई गई फॉरवर्ड पॉलिसी का उद्देश्य संभावित रूसी खतरों के विरुद्ध सीमा की रक्षा करना। शाह शुजा और सिखों के 1838 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 में, परिणाम स्वरूप गंडामक की संधि हुई। गंडामक की संधि पूछता है कहाँ हुई? तो अफगानिस्तान युद्ध में गंडामक की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये। पेशावर की संधि हुई थी। ब्रिटिश भारत और काबुल के दोस्त मोहम्मद के बीच एक मैत्री संधि हस्ताक्षर किए गया जो गैर हस्तक्षेप की नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ था, लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करना। और गंडमक की संधि 1879 और दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध हुआ इसमें। ठीक है, दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। तो गंडमक की संधि 1879 में हुई थी, दूसरी वाली। तो लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व नीति का उद्देश्य अफगान की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर करना था। गंडमक की संधि जो 1879 और दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध का समापन हुआ इसमें। तो दूसरा गंडमक की दूसरी संधि हुई इसमें। तीसरा आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था? 1919 में हुआ। तो अमानुद्दौला खान ने 1919 में अफगानिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। युद्ध अल्पकालिक था और रावलपिंडी की संधि में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में जैसे सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में हुई। तो इसमें 1897 में 21 सिख सैनिकों ने हजारों पश्तून और कई आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। इतिहास में एक अच्छे और सबसे अच्छे अंतिम स्टैंड में से एक था ये। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा था किस तरह से इन्होंने विजय किया, किस तरह से क्या किया। तो इनमें से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो हम PYQ कराएंगे तो समझ में आएगा। पंजाब विलय और भूटान वाला, नेपाल वाला, बर्मा वाला और तिब्बत वाला
और अफगानिस्तान में एक नीति थी, ये ये पूछता है, इसी से पूछता है कि फॉरवर्ड जो पॉलिसी थी किसने अपनाई थी, तो ऑकलैंड द्वारा सुझाई गई थी फॉरवर्ड पॉलिसी। यंग हस्बैंड को पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका जो एमसीक्यू कराएंगे तो उसमें जो है बढ़िया से आपको समझ में आएगा क्या क्या मामला था। ये पूरा था, ये क्या है, ये पूरा ये था कि न ये मॉडर्न इंडिया है न मध्य भारत है, उन्हीं के बीच का एक समय है। अब जो है आप पढ़ेंगे, जो हम लोग मॉडर्न इंडिया का असली जो चैप्टर आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में, या आगे इसी में देखते हैं मिलते क्या है, इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में 3 4 5 घंटे का वीडियो होगा, इसी में हम लोग देख लेंगे पूरा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग एग्जाम में पूछे वाले तथ्य जो हैं, एग्जाम में क्या क्या तथ्य पूछा गया है। सबसे पहले जो सिंध विजय हुआ इनों का, तो इस किसके समय हुआ? 1843 में सिंध विजय हुआ। एलन बरो गवर्नर जनरल था और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध विजय किया इन्होंने। तिब्बत विजय पूछता है तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में कर्जन के समय में 1904 में विजय हुआ तिब्बत का। यंग हस्बैंड याद रखिएगा, पूछता है बार बार। तो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में कर्जन के समय में हुआ, ठीक है। आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, तो आंग्ल अफगान युद्ध में 2 पॉलिसियों को अपनाया गया था। एक था ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी, तो ऑकलैंड एक था, इसमें अंग्रेजी प्रशासक था, तो ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी। इसमें क्या था कि इसे चाहता था कि रूसी खतरे जो उधर से आ रहा था, ऊपर से रूसी खतरा आ रहा था, खतरे से सीमा की रक्षा करना चाहता था। फॉरवर्ड पॉलिसी इसी की थी, किसकी थी? ऑकलैंड की थी, पूछता है। तो इसी के चक्कर में, सीमा की रक्षा करने के चक्कर में त्रिपक्षीय संधि करता है। एक शाह सूजा से, अफगानिस्तान का जो शासक था शाह सूजा, फिर रणजीत सिंह से करता है, पंजाब के शासक थे, फिर ऑकलैंड जो था, ये ऑकलैंड जो फॉरवर्ड पॉलिसी लाता है, ये तीनों लोग इस पर त्रिपक्षीय साइन करता है इस पर, कि जब भी रूस अगर आक्रमण करता है, रूस आता है, तो हम लोग सब लोग साथ रहेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। अगला इसमें सेकेंड पॉलिसी क्या थी इसमें? तो अकर्मण्यता की नीति, तो पूछता है कई बार एग्जाम में पूछता है कि अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाया था? तो जॉन लॉरेंस था वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉरेंस। तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव, तो क्या था इसमें? ये सोचा कि अगर हम लोग अफगानिस्तान पे आक्रमण कर देते हैं तो अफगानिस्तान क्या होगा, अफगानिस्तान और रूस दोस्त हो जाएंगे अपने में, ठीक है। तो हम वेट करते हैं कि पहले रसिया जो है अटैक करे, हम जो है अफगानिस्तान के साथ दोस्ती कर लें, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिव के अपने से कुछ नहीं कर रहा था, एकदम इनएक्टिव था कि पहले रसिया आक्रमण करे तो हम इसके दोस्त बन जाए, अगर हम आक्रमण करते हैं तो रसिया इसका दोस्त बन जाएगा। इसलिए अकर्मण्यता की नीति, ये अकर्मण्यता की नीति अपनाया था जॉन लॉरेंस ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। अब एलन बरो से नॉर्थ बुक तक यही चला था। एलन बरो से नॉर्थ बुक जो जितने भी गवर्नर जनरल आए, तो यही नीति चलती रही, अकर्मण्यता की नीति, ठीक है। जो गंडक की नीति है, गंडक की संधि हुई इसी में 26 मई 1879 को गंडक की संधि हुई, किसके किसके बीच? याकूब खान और लॉर्ड लिटन के बीच में। तो गंडक की संधि किससे संबंधित? तो आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित है, 1879 में हुई, ठीक है। इसके अलावा जो अगला देखते हैं हम लोग, इसके अलावा क्या हुआ? लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन कब चालू हुआ? तो लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन 1764 में चालू हो गया था बंगाल में, ठीक है। तो क्लाइव एक प्रशासक क्लाइव था, या इसके जगह पर कोई भी शासक अगर आता है बाहर से, अंग्रेजी शासक, तो वो रहेगा, और फिर बंगाल का जो नवाब रहेगा, तो दो ये भी रूल करेगा, राजस्व जो वसूलेगा, नवाब जो है प्रशासन देखेंगे, ठीक है। तो 1764 से ये प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, सबसे पहले डुप्ले जो था, सबसे पहले डुप्ले जो था सर्वप्रथम सहायक संधि लाया था। उसमें भारतीय राजाओं की सहायता देना था, और उनसे सहायता देकर वो उनसे धन लेता था। कौन था? तो ये डुप्ले था। तो व्यवहारिक रूप में जो है बेलेजली ने इसको व्यवहारिक रूप दिया, और 1798 में इसे लागू किया हैदराबाद में, फिर मैसूर में, फिर तंजौर में, फिर अवध में, फिर पेशवा को, फिर बरार के भोसले को, फिर सिंधिया को, फिर जोधपुर को, जयपुर को, मुच्छेसरी को और भरतपुर को। तो याद रखिएगा, ये पूरा क्रम में ही दिया हुआ है ये, ठीक है। फिर से इलाहाबाद की संधि होती है, तो फर्स्ट जो संधि इलाहाबाद की होती है 12 अगस्त 1765 को होती है, जो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। सेकेंड इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त को होती है, ठीक है। 1764 में 65 में ये होती है अवध में। अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों के बीच में ये होती है, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो एग्जाम में शायद पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे ही, इनके बीच होती है। उसके बाद में श्वेत विद्रोह एक होता है, तो पूछता है कभी कभी श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो श्वेत विद्रोह जो है लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ। सैनिक का विद्रोह था, इसमें जो अंग्रेजी सैनिक थे उसी ने 1766 में विद्रोह कर दिया था। कारण ये था कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। किसने? तो क्लाइव ने कहा कि सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर देता हूँ, केवल दोहरा भत्ता उन्हीं को मिलेगा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
कार्यरत हैं उन्हीं को द्वारा भत्ता मिलेगा। इसी वजह से श्वेत विद्रोह हो गया था 1766 में, ठीक है। अब विभिन्न युद्ध देख लेते हैं, जो ऊपर हमने देखा है उसी का समरी देख लेते हैं इसमें। तो आंग्ल फ्रांस युद्ध था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो पहला युद्ध लड़ा गया था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था, 1746 से 48 के बीच में था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है। सेंट थोमे का युद्ध, इसी के अंदर एक सेंट थोमे का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी में। तो सेंट थोमे का युद्ध मिलाता है। संधि कौन सी हुई इसमें? तो एक्स ला चैपल की संधि 1748 ईस्वी में एक्स ला चैपल की संधि हुई। दूसरा कर्नाटक वार जो है 1749 में हुआ, से 1755 तक चला ये, ठीक है। इसी में अंबूर का युद्ध हुआ था, 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ, जिसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांस की सेना ने एक साथ इसमें लड़ रही थी। चंदा साहब और फ्रांस की सेना जो थी एक ही साथ थी, ठीक है। तो इसमें जो है पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। तो सेकेंड कर्नाटक वार में पांडिचेरी की संधि होती है। फिर थर्ड कर्नाटक वार आता है, ठीक है। तो इस युद्ध में के अंदर ही बांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें अंबूर का युद्ध हुआ था, इसमें बांडीवास का हुआ था। इसमें पहले वाले में सेंट थॉमे का युद्ध होता था। पहले सेंट थॉमे हुआ है, फिर अंबूर हुआ है, फिर से बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में 22 जनवरी को, ठीक है। 1756 से 63 तक कर्नाटक थर्ड वार चलता है। इसमें जो होती है पेरिस की संधि होती है। तो मिलान कराता है कौन संधि किसमें होती है। तो लास्ट में जो है थर्ड कर्नाटक में पेरिस की संधि होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके अगला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली वाला, तो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो फर्स्ट युद्ध जो होता है 1767 में होता है 1769 तक। इसमें मद्रास की संधि होती है, 1769 में मद्रास की संधि होती है। इसके अलावा सेकेंड युद्ध होता है 1780 से 84 में, तो मैंगलोर की संधि इसमें होती है। थर्ड युद्ध होता है 1790 से 92 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसमें होती है 1792 में। फोर्थ आंग्ल मैसूर जो होता है 1799 में, इसमें जो होता है मैसूर का अंत हो जाता है और उसका अंग्रेज अपने में विलय कर लेते हैं। अगला आंग्ल सिख युद्ध जो होता है, तो आंग्ल सिख का जो पहला युद्ध होता है 1845 से 1846 में, लाहौर की संधि उसमें की जाती है 1846 में। सेकेंड जो आंग्ल सिख युद्ध होता है, दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। रणजीत सिंह पूछता है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुकेर चकिया मिसल से संबंधित है रणजीत सिंह, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना किस किस कहाँ पे हुई थी, तो 1756 में सिराजुद्दौला के शासन में बंगाल में हुई थी, ठीक है। ये अवध में हुई थी, बंगाल में हुई थी कि अवध में? तो बंगाल के कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम में एक छोटी सी काल कोठरी थी, उसी में ये घटना हो गई थी। तो सिराजुद्दौला से ही गलती हुई थी। इसका बहुत आलोचना की है सब विदेशों में। इसी वजह से जो है सिराजुद्दौला को किसी तरह से मिला लिए सभी लोग, झगड़ा लड़ाई करके इनको बर्बाद कर दिया सिराजुद्दौला को। फिर विदेश नीति में देखते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच होता है। तो उसमें सिंगरौली की संधि होती है 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था। बर्मा युद्ध होता है। फर्स्ट बर्मा युद्ध 1824 से 26 में होता है। इसमें जो है याडबू की संधि होती है 1826 में। लॉर्ड एम्स्टर जो होता है, एम्स्टर, इसमें जो होता है वो होता है गवर्नर जनरल होता है। सेकेंड जो होता है डलहौजी के समय होता है, सेकेंड बर्मा युद्ध। थर्ड बर्मा युद्ध जो होता है डफरिन के समय होता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि यूरोपीय कंपनी का प्रथम जो कारखाना है कहाँ कहाँ ये लोग खोले थे। तो उसको पूछता है, मिलान करवाता है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला था 1503 में। डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में खोला था। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। और डेनिश ने ट्रावनकोर में 1620 में खोला था। और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 में खोला था। तो ये पूरा फ्रांसीसी का पूरा यूरोपीय कंपनियां कब कब आई थी, कहाँ का अपना कारखाना इन्होंने खोला था, ये पूरा इसमें दिखा रहा है, ठीक है। कंपनी कब बनी थी, कंपनियां जो थी यूरोप में कब कब बनी थी, तो उसको भी पूछता है। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी पुर्तगालियों वाली 1498 में बनी थी। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1600 ईस्वी में बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1602 में बनी थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डेनिश है ये वाला, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1616 में बनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1731 में बनी थी। तो ये पूरी कंपनियां जो बनी थी इसको भी मिलान कराता है, इस वजह से मैंने बता दिया इसको, ठीक है। अगला है ये सिंधिया जो है ग्वालियर के हैं। होलकर जो है कहाँ रहते थे, इंदौर में थे। गायकवाड़ बड़ौदा में थे। भोसले जो नागपुर में थे। और पेशवा जो थे पूना में थे। तो ये पूरा इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के। होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, और भोसले नागपुर के, और पेशवा पूना के थे। इसके अलावा में जो मराठों ने संधि किया था, तो संधियों को भी क्रोनोलॉजी में कभी कभी लगाने के लिए पूछ देता है। तो सबसे पहले थी वारणा की संधि 1731 में। संगोला की संधि थी 1750 में। सूरत की संधि थी 1775 में। पुरंदर की संधि थी 1776 में। बड़गांव की संधि थी 1779 में। सलवाई की संधि 1782 में। वसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो थी
1803 में ये भी थी। और राजापुर घाट 1804 में राजापुर घाट की संधि। नागपुर की संधि जो थी 1816 में थी। ग्वालियर की संधि जो थी 1817 में थी। पूना की संधि थी 1817 में। और मंदसौर की संधि 1818 में थी। ये भी पूरा क्रोनोलॉजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा था हम लोगों का ये मिडवल, पूरा मिडवल, अरे उत्तर मध्य मध्य काल और जो है और पूर्व आधुनिक काल में उसी का मिक्स है ये टोटल, ठीक है। तो ये पूरा हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया का पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।